नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सेकंड यूनिट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा रही थी। आज हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन से स्टडी करेंगे। 3 एप्लीकेशंस हैं, उन तीनों को एक एक करके स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम यूनिट सेकंड स्टडी कर रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाला चैप्टर टॉपिक पढ़ेंगे आज हम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें आज हम सबसे पहला एप्लीकेशन पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स। किसी भी सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली अटैच होती है या डायरेक्टली इफेक्ट होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम किसी भी बॉन्डिंग थ्योरी के द्वारा, कोई भी बॉन्डिंग थ्योरी है, यदि उसके द्वारा हमें उस कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं तो हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यू क्या है? n+2 अंडर रूट n+2। ये n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यदि हमें n की वैल्यू पता हो तो हम न्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये n जो है वो हमें किसी भी बॉन्डिंग थ्योरी से हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बॉन्डिंग थ्योरी यूज करेंगे वो कौन सी बॉन्डिंग थ्योरी यूज करेंगे? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यूज करेंगे। यदि हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का यूज करते हुए उस कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें और उसके थ्रू हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करें, और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, ये वैल्यू थ्योरेटिकल जो वैल्यू है, ये वैल्यू यदि हमारी किसके इक्वल आ जाए? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल आ जाए, मीन्स तो हम क्या कह देते हैं कि हाँ, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो हम किसके द्वारा डिफाइन कर सकते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं। ये था। अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो डिपेंड करते हैं स्प्लिटिंग के ऊपर। स्प्लिटिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे। स्प्लिटिंग जो है वो डिपेंड कर रही थी कि कौन सी मेटल आयन है, उसके बाद उसमें किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड आया है, कौन सी ज्योमेट्री के थ्रू आया है, ये सब बातें मैटर करती हैं। और ये सब कौन डिफाइन कर रहा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी डिफाइन कर रही है। यहाँ पे हमने दो तरीके के क्रिस्टल फील्ड पढ़े थे, एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड और एक वीक क्रिस्टल फील्ड। स्ट्रॉन्ग और वीक क्रिस्टल फील्ड जो है वो डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर? लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कौन सा लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड बनाएगा और कौन सा लिगेंड जो है वो वीक क्रिस्टल फील्ड बनाएगा। ये इस जैसे ही वीक और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक बनेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है और वीक मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक
strong and weak crystal filled. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसके द्वारा इफेक्ट होंगे? उनके द्वारा जो बनाया गया क्रिस्टल फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, इस बात पे भी डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिस्टल फील्ड और वीक क्रिस्टल फील्ड किसे कहेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से भरे जाएंगे, ये सब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब देखो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में जब लिगेंड के चारों ओर जो बनने वाला क्रिस्टल फील्ड है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग होगा मीन्स वहां पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा रिपेल करेगी, और जब ज्यादा रिपेल करेगी तो स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में डेल वैल्यू क्या हो जाती है, डेल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा था डेल वैल्यू पे, तो हमने वहां पे पढ़ा था स्ट्रॉन्ग और वीक क्रिस्टल फील्ड। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड हुआ तो डेल वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब डेल वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो आने वाला पहले सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं वो हुंड के नियम के अनुसार किए जाते हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। मींस पहले सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और उसके बाद पेयरिंग होती है। जब हम पेयरिंग करेंगे तो पहले से इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है और दूसरा इलेक्ट्रॉन आप लेके आ रहे हो, तो इस पेयरिंग के कारण रिपल्सन होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्सन होगा, और इस रिपल्सन को कम करने के लिए, इस रिपल्सन के अपोजिट काम कर रहे हैं हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, तो इस रिपल्सन को कंपनसेट करने के लिए जो एनर्जी यूज आती है उसको कहा जाता है पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, और ये वैल्यू होती है पाई की वैल्यू। क्लियर? वीक क्रिस्टल फील्ड में डेल की वैल्यू क्या होगी, लो होगी, डेल वैल्यू कम होगी, ये तो हमें पता है क्योंकि हमने इफेक्ट्स पढ़े थे डेल वैल्यू के। अब पेयरिंग एनर्जी भी हमें समझ में आ गई कि पेयरिंग एनर्जी का क्या मतलब होता है, डेल एनर्जी भी हमें पता है क्या है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे दो सिचुएशंस बन सकती है। क्या सिचुएशन बन सकती है, पहली सिचुएशन तो ये हो सकती है कि डेल की वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाए पाई की वैल्यू से। अब दोनों ही एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। डेल वैल्यू क्या है, हायर एनर्जी के उसमें जा रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की, तो इस तरीके से ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है। यही तो स्प्लिटिंग हुई थी डी ऑर्बिटल्स की कि एक लो एनर्जी के हो गए थे और एक हायर एनर्जी के हो गए थे। अब इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर रहे हैं हुंड के लॉ के अनुसार, तो पहले सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन तो हमने भर दिए, अब चौथा इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे तो वो या तो इसमें इलेक्ट्रॉन में फिल करेंगे, लोअर एनर्जी के उसमें ऑर्बिटल्स में जाएगा, या वो हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जाएगा। ये डिपेंड करेंगे डेल और डेल वैल्यू और पाई वैल्यू पे। अब पाई वैल्यू तो क्या होगी, पेयरिंग एनर्जी है, ये तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। पाई एनर्जी तो क्या होती है, कांस्टेंट एनर्जी होती है। तो इनडायरेक्ट रूप में हम कह सकते हैं कि ये जो आने वाला इलेक्ट्रॉन्स है ये पेयर होगा या हायर एनर्जी में जाके अनपेयर्ड होगा, ये डिपेंड करेगा अल्टीमेट इस डेल वैल्यू पे। किस पे डिपेंड करेगा, इस डेल वैल्यू पे। यदि डेल की वैल्यू ज्यादा हुई
तो वो पेयरिंग कर लेगा। पेयरिंग एनर्जी से यदि डेल की वैल्यू ज्यादा है तो कौन सी एनर्जी, जिसमें एनर्जी कम लग रही है, किसमें एनर्जी कम लगेगी, पेयरिंग में, तो वो पेयर हो जाएगा। और यदि सिचुएशन उल्टी हुई, मींस पाई की वैल्यू ग्रेटर हो जाए डेल की वैल्यू से, डेल कौन सी है, ये स्प्लिटिंग एनर्जी है, तो क्या होगा कि इसको ये पेयरिंग न करके कहां चला जाएगा, आगे प्रमोट होके उसमें हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल थे और चौथा इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में चला जाएगा, तो दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हो गए। यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 रहे और यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 4 हो गए। तो दोनों क्या इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू जो है वो दोनों में अलग अलग होगी। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेटल आयन से कम हो जाएगा। यहां पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, जितना मेटल आयंस में भी तो 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे और कॉम्प्लेक्स में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मेटल आयन के मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वल ही होगा और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। किसमें, वीक, किसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फील्ड में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में होगा तो ये डेल की वैल्यू बढ़ जाएगी और वीक हुआ तो डेल की वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब हमें अल्टीमेट यहाँ पे 3 चीजें याद रखनी है, मैंने बता दिया। 3 चीजें क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड हुआ, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड हुआ तो सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो जाती है, कौन सी, डेल ग्रेटर होगा पाई से। ये केस क्रिएट हो जाता है क्योंकि स्प्लिटिंग ज्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में क्या होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, डेल की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। डेल इंक्रीज होगा तो सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी कि डेल ग्रेटर देन पाई वैल्यू। तो यहां पे पाई वैल्यू कम है तो क्या होगा, पेयरिंग होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। पहले लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे, उसके बाद वो हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यदि और इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड के जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, इनको कहा जाएगा लो स्पिन ऑर्बिटल्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सॉरी क्या कहा जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि स्पिन कैसी हो गई, यहां पे कम हो गई, पेयरिंग हुई। चौथी बात, यहां पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या मैग्नेटिक मूवमेंट है कॉम्प्लेक्स का, वो कम हो जाता है, किसके कंपैरिजन में, मेटल आयन के कंपैरिजन में। मैग्नेटिक मूवमेंट लो as compared to metal ion, इंडिविजुअल मेटल आयन के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो कम हो जाता है। ये वही ऑर्बिटल, ये वही कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें इनर डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते थे और क्या बनाते थे आप, इनर कॉम्प्लेक्स बनाते थे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहते थे आप उनको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वीबीटी के आधार पे आप
इनको कौन से और कॉम्प्लेक्स कहोगे? इनर ऑर्बिटल्स, क्योंकि यहाँ पे ये अपने इनर डी ऑर्बिटल्स को पार्टिसिपेट करा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशंस में। तो ये चीजें आपको इसमें याद रखनी है स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर। अब हम वीक फील्ड में आते हैं। वीक क्रिस्टल फील्ड, वीक क्रिस्टल फील्ड में क्या होगा? कौन सी सिचुएशन क्रिएट होगी? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड उसके चारों ओर, जो लिगेंड्स के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉनिक क्रिस्टल फील्ड बना है उसकी स्ट्रेंथ कम है तो डी ऑर्बिटल्स को रिपल्सन जो है वो कम फेस करना पड़ेगा। कम रिपल्सन होगा तो इनके बीच जो स्प्लिटिंग है वो भी क्या होगी? कम होगी। तो यहाँ पे डेल की वैल्यू लेस देन होती है पाई से, क्योंकि पाई तो हमारा कांस्टेंट है। पाई क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी तो कांस्टेंट होगी और इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं में भरे जाएंगे क्योंकि दोनों में ही एनर्जी रिक्वायर है। दोनों सिचुएशंस में ही एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, डेल में भी और पाई में भी। तो इलेक्ट्रॉन्स उस सिचुएशंस में भरे जाते हैं जिसमें एनर्जी की वैल्यू कम आए, अब्सॉर्ब जो एनर्जी है उसकी वैल्यू कम आए। अब यहाँ पे हमने क्या किया? डेल की वैल्यू कम है, स्प्लिटिंग कम हुई क्योंकि फील्ड कैसा है हमारा? वीक क्रिस्टल फील्ड है। स्प्लिटिंग कम हुई, डेल वैल्यू कम हुई। डेल वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? हायर एनर्जी में जाएंगे। क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स filled in higher energy। क्योंकि किसकी वैल्यू बढ़ गई? पेयरिंग की। भाई पेयर होने के कंपैरिजन में उसको यदि हम स्प्लिटिंग एनर्जी इतनी देंगे तो वो कहां पहुंच जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। तो वो क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में रहेंगे। तो यहां पे क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने मेटल आयन में थे उतने ही किस में रहेंगे? कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कॉम्प्लेक्स। ये इक्वल टू होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल आयंस, इंडिविजुअल मेटल आयंस। क्लियर? इसका मतलब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स में है उतने ही मेटल आयंस में थे, तो दोनों की मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी? इक्वल होगी। मींस यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये बातें हमें याद रखनी है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, देखो पेयर हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड हुए, मींस हाई स्पिन हुई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं? जब आउटर डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशंस में। किसके थ्रू? वीबीटी के थ्रू। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स को वीबीटी के अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वीबीटी, इन्हीं कॉम्प्लेक्स को क्या कहा जाता है? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में बन रहे थे और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो वीक क्रिस्टल फील्ड में बन रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होते हैं जितने की मेटल आयंस में होते हैं, इंडिविजुअली मेटल आयंस में होते हैं। अब हम बात करते हैं
इनके अलग अलग ऑर्बिटल्स लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल में पहले हम ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं इन्हीं के आधार पे, और अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके हम स्टडी कर रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल में डी ऑर्बिटल्स की जो स्प्लिटिंग होती है वो दो ऑर्बिटल्स में टूटती है, T2G और EG में, एक्सियल ऑर्बिटल्स और नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स की फॉर्म में स्प्लिटिंग होती है। अब हम स्टडी कर रहे हैं इसी में फर्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनमें हम डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग में बता देती हूं, T2G और EG में होता है। ये लोअर एनर्जी के होते हैं और EG हायर एनर्जी के होते हैं। ये तो हमें स्प्लिटिंग तो हमें पता है किस तरीके से टूटते हैं। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल 5 यही होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D1, D2 और D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के। इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, चाहे कैसा भी क्रिस्टल फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। क्यों नहीं आता है? क्योंकि D1 की बात करें, D1 की बात करें, स्प्लिटिंग हुई डी ऑर्बिटल्स की, T2G और EG में टूटे। T2G के अंदर 3 और EG में 2 ऑर्बिटल्स थे। अब इलेक्ट्रॉन भरा, एक ही इलेक्ट्रॉन था, इसी में आएगा लोअर एनर्जी के में। D2 की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। पहले लोअर एनर्जी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, एक भरा फिर दूसरा भरा, क्योंकि हुंड रूल से इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे। फिर D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो D3 में भी चाहे स्प्लिटिंग कैसी भी हो, आप तीनों इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही भरोगे। मीन्स D1, D2 और D3 में चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड हो या वीक क्रिस्टल फील्ड हो, दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल ही होते हैं। दूसरी बात, इनमें उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जितने कि इंडिविजुअली मेटल आयंस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां तक क्लियर? अब हम बात करते हैं D4, D5 और D6 की। D4, D5 और D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। यहां पे चेंज होगा, यहां पे हमारे पास 2 तरीके से फिल किए जा सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स पे क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल करते वक्त क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग जो है वो चेंज हो रही है। चेंज होगी तो नीचे वाले तीनों फिल हो गई, अब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा, वो या तो पेयर हो सकता है या हायर एनर्जी की स्टेट में जा सकता है, मीन्स अनपेयर्ड रह सकता है। तो ये डिपेंड करेंगे डेल की वैल्यू पे, कि डेल की वैल्यू यदि ज्यादा हुई पाई से तब तो वो उसकी पेयरिंग हो जाएगी, और डेल की वैल्यू यदि कम हुई तो वो हायर एनर्जी में अनपेयर्ड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे हम 2 सिचुएशंस लेके चल रहे हैं, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट के अंदर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रही हूं, सॉरी क्रिस्टल फील्ड की बात कर रही हूं, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड। जब स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड होगा तो डेल की वैल्यू ज्यादा होगी,
तो यहां सिचुएशन आ जाती है डेल ग्रेटर देन होगा पाई से। इस सिचुएशन में यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे। आप डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करोगे ऑक्टाहेड्रल में, ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी। ये इजी और ये T2 जी। D4 तीनों इलेक्ट्रॉन्स पहले ऐसे भरूंगी, ये डेल की वैल्यू ग्रेटर है, यहां पे डेल ग्रेटर है, डेल ग्रेटर होगा तो आने वाला चौथा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी, वैसे ही पांचवा इलेक्ट्रॉन होगा और वैसा ही छठा इलेक्ट्रॉन होगा, जब तक 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो जाते। तो मीन्स D4, D5 और D6 इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाते हैं, यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 होता है, और D6 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड का कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0। ये दोनों होते तो पैरामैग्नेटिक नेचर के ही हैं, लेकिन इनके मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। किससे, मेटल आयन से। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि मेटल आयन में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स D4 की बात करूं तो मेटल आयंस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, जबकि जब ये स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, कोई लिगेंड है जो अपने चारों ओर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये जो बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इस कॉम्प्लेक्स में इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2। तो देखो पहले 4 थे, अब कितने हुए, 2। तो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में मेटल का ज्यादा होता है, मेटल आयन का ज्यादा होता है। अब हमें यह पता है कि स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड कौन बनाते हैं, साइनो, बताया था आप लोगों को कौन बनाते हैं, साइनो, नाइट्रो, इस तरीके के जो ग्रुप हैं ये क्या बनाएंगे, अपने चारों ओर स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड बनाएंगे। यहाँ पे क्या सिचुएशन होगी, डेल की वैल्यू जो है वो पाई से ग्रेटर होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्रोमियम की बात करें, CrCN6-3 मीन्स क्रोमियम +3 की बात करें, किसकी बात करें, क्रोमियम +3 की, क्रोमियम +2 की, सॉरी ये -4 है, क्रोमियम +2 स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D4 होगा तो यहाँ पे जब इसके साथ साइनो जुड़ा हुआ है तो इस क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कम हो जाती है, और जब इसके साथ मैं क्या जोड़ दूं, क्रोमियम के साथ एक्वा लिगेंड जुड़ा हुआ हो, हमें पता है कि एक्वा जो लिगेंड है वो वीक क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करता है, वीक क्रिस्टल फील्ड क्रिएट करेगा तो इसमें क्रोमियम मेटल आयंस का इंडिविजुअली, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इक्वल होती है। पहला केस हमें समझ में आ गया, अब हम पढ़ते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में क्या होगा, डेल की वैल्यू लेस देन होगी पाई से। क्यों, क्योंकि फील्ड कैसा है, वीक क्रिस्टल फील्ड, वीक क्रिस्टल फील्ड होगा, स्प्लिटिंग कम होगी,
स्प्लिटिंग कम होगी, पाई की वैल्यू ज्यादा होगी। पाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होंगे एज कंपेयर टू हायर एनर्जी में जाने के लिए, बजाय हायर एनर्जी में नहीं जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे। अब वही स्प्लिटिंग है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग कम हुई, ये डेल वैल्यू क्या हो गई, लो हो गई। डेल वैल्यू लो हो गई। जब डेल वैल्यू लो होगी तो क्या होगा, मैंने शायद आपको एक उल्टा बता दिया, डेल वैल्यू कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां चले जाएंगे, हायर एनर्जी में प्रमोट होके चले जाएंगे। शायद अभी 1 मिनट पहले मैंने उल्टा बोला है, आप ध्यान रख लेना उस टाइम कि डेल की वैल्यू जो है वो लो होगी तो क्या होगा, पेयरिंग न होगी। D4 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, क्योंकि डेल की वैल्यू कम है पाई से, तो पाई को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए ये क्या करेंगे, एक हायर एनर्जी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेटल आयन में भी 4 थे, और जब ये कॉम्प्लेक्स बनता है तब भी कितने हुए इसमें, 4। तो मेटल आयंस का मैग्नेटिक मूवमेंट और जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तब मैग्नेटिक मूवमेंट दोनों क्या है, इक्वल ही होंगे। अब 5 की बात करें तो 5 में देखो क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन भरे, 1 और 1। अब 6 की बात करें, 6 में भी इलेक्ट्रॉन्स यहीं फिल किया जाएगा। अब हम बात करें इसी के साथ 7वें इलेक्ट्रॉन्स की, छह के बाद 7वां 8वां हम एक साथ पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने की मेटल आयंस में होते थे। तो कॉम्प्लेक्स का क्रिस्टल फील्ड मैग्नेटिक मोमेंटम की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है, उतनी ही होती है जितनी मेटल आयंस की होती है। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं D7, D7 देखो, D7 में क्या होगा, दो केस यहां पे भी क्रिएट होंगे, एक दो तीन चार। अब डेल वैल्यू यदि ग्रेटर हुई पाई से तो यहां पेयरिंग हो गई 6, और अब एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा। मीन्स जब ये सिचुएशन होती है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 1 हुआ। इस सिचुएशन में तो 1 ही हुआ, डेल की वैल्यू ग्रेटर हुई पाई से। दूसरी सिचुएशंस, ये कब होता है, ये सब अभी बताया था, ये कौन सा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। दूसरा सिचुएशन डेल लेस देन 2 हुआ पाई, उस सिचुएशन में ये T2G है और ये इजी है। उस सिचुएशन में देखो ये रहा T2G और ये रहा इजी। कैसे भरोगे, डेल की वैल्यू कम है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, चौथा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, ऊपर, चौथा और पांचवा, क्योंकि डेल की वैल्यू कम है। अब छठा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, सातवां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 और 2, कितने हुए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहां पे, 3।
यहां पे जब ये स्ट्रॉन्ग के साथ क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो मेटल का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। किसके कंपेयर, मेटल के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 आया। यहाँ पे जितने मेटल में आप D7 को कैसे भरते, पांचों इलेक्ट्रॉन, पांचों ऑर्बिटल्स डिजनरेट रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पे भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है मेटल्स में भी, और जब ये कॉम्प्लेक्स बना रही है तब भी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3। तो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल निकल के आता। अब हम बात कर रहे हैं D8 की। D8, D9 और D10 कैसे इलेक्ट्रॉन भरते। D10 में तो कोई, देखो अभी बता देंगे आपको, D10 में तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं D8 की। इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए, 2। दूसरी सिचुएशन में भी आपके पास, ये तो यहां तो मैंने सिचुएशन की कि यदि डेल लेस देन होता पाई से तब भरा था। सेम सिचुएशंस डेल ग्रेटर देन होता पाई से, मीन्स यहां पे जब D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्रिस्टल फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। किस पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। पहले भी उतने ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दूसरी केस में भी देख लो आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। दोनों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बराबर हैं, चाहे आप कैसे भी फिल कर लो। मीन्स D8 वैसे ही D9 में और वैसे ही D10 में क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड। किस पे, मैग्नेटिक मूवमेंट पे, ऑन मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मोमेंटम पे क्रिस्टल फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड में भी उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम है और वीक में भी उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम है। कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम, वो मैंने आपको बता दिया था। न्यू की वैल्यू क्या होती है, √n+2। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे रख दिया जाता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किससे कैलकुलेट कर लिया जाता है, CFT थ्योरी से कैलकुलेट कर लिया जाता है। वो कैलकुलेटेड हो जाता है और एक्सपेरिमेंटल भी हम उस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये दोनों मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि CFT जो है वो इस कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन कर रहा है। अब हम कल की क्लास में दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे CFT का। थैंक यू स्टूडेंट्स।